Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं इंग्लिश में और हमारे इंग्लिश के ज्ञान को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है हमारे रीडिंग के लिए वो थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट के रिगार्डिंग है ना। तो थोड़ा सा हमेशा हम लोग पॉलिटिक्स या फिर नॉर्मली पॉलिटिकल न्यूज़ ही करते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डाइवर्सिटी चाहिए है हमारे सीखने में भी, है ना, और हमारे ज्ञान में भी। तो इसलिए मैंने आज जो आर्टिकल लिया है वो है आर्ट्स के रिगार्डिंग, है ना, कला के बारे में। तो थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं कि आधुनिक ज़माने में कला के बारे में क्या-क्या चीज़ें और हो रही हैं। चूँकि हम लोग मतलब एटलीस्ट मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ इन सारे डोमेन में, है ना, आर्ट एंड आर्टिस्ट वगैरह डोमेन में। तो मुझे बहुत कम आइडिया होता है कि आजकल पेंटिंग में क्या चल रहा है या आजकल देश दुनिया में आर्ट को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में समझते हैं और बहुत सारे इंग्लिश के नए-नए वर्ड्स मिलेंगे हमें इस आर्टिकल में। तुम्हारे लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज्ञानवर्धन करने वाला आर्टिकल होगा। तो देखते हैं आर्टिकल, जिसका हेडलाइन है बिहार बिनेल एंड स्पेसेस बियॉन्ड एंटीक्विटी। मन है बिहार जो भारत में एक राज्य है, आप जानते हैं, और मैं भी बिहार से ही आता हूँ। बिनेल मने होता है द्विवार्षिक या फिर एक बड़ी कला प्रदर्शनी या संगीत समारोह, विशेष रूप से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला समारोह। तो बिनेल मतलब क्या होता है? द्विवार्षिक, जो 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। तो बिहार बिनेल एंड स्पेसेस बियॉन्ड एंटीक्विटी माने बिहार द्विवार्षिक और पुरातनता से परे स्थान। बियॉन्ड एंटीक्विटी माने पुरातनता से परे। बियॉन्ड मतलब इसके बाद या इससे परे। किससे परे? एंटीक्विटी मतलब पुरातन चीजों से परे। तो देखते हैं आर्टिकल की बिहार में ऐसा क्या नया हो रहा है बिनेल के संबंध में, है ना, या आर्ट्स के संबंध में। देखते हैं आर्टिकल। इसको मैं फॉन्ट को बड़ा कर लूं, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है तो मैं थोड़ा सा क्विकर रहूंगा पढ़ने में, रीडिंग में, लेकिन हम लोग हर एक वर्ड्स को सीखते हुए जाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ आर्ट Biennales goes back to 1895 when the iconic Venice Biennale was established। तो इसका जो हिस्ट्री है बिनेल का, मतलब ये 2 साल में जो एक बार ये आयोजित किया जाने वाला समारोह है, कला प्रदर्शनी है, संगीत समारोह है, उसका जो इतिहास है वो कब स्टार्ट हुआ? गोज बैक टू, वो जाता है 1895 1895 में। व्हेन द आइकॉनिक, जहां पर एक आइकॉनिक माने काइंड ऑफ सर्वश्रेष्ठ या फिर एक बहुत ही उत्कृष्ट, है ना, आइकॉनिक उत्कृष्ट, विनिस बिनेल वॉज स्टैब्लिश्ड। तो वेनिस जो पेरिस में एक जगह है, वहां पर पहली बार विनाइल को स्टैब्लिश किया गया, मतलब अस्तित्व में आया, उसको स्थापित किया गया। तब से इसका इतिहास आरंभ होता है। सिंस देन, तब से, वी हैव विटनेस्ड दीज आर्ट इवेंट्स प्रोलिफरेटिंग अक्रॉस द ग्लोब। तब से हमने ये देखा है, वी हैव विटनेस्ड, हमने ये देखा है, दीज आर्ट इवेंट्स, कि ऐसे जो ये कला के इवेंट होते हैं, आयोजन होते हैं, प्रोलिफरेटिंग अक्रॉस द ग्लोब, उनका जन्म क्या होता रहा है? अक्रॉस द ग्लोब, वो हर जगह उत्पन्न होते रहे, धीरे धीरे पैदा हुए हैं हर जगह दुनिया भर में, अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में। बिनेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस वेयर। तो ये जो द्विवार्षिक आयोजन होता है वो एक उदाहरण है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन का। मतलब पब्लिक जो जनता है और जो प्राइवेट पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, कंपनीज या फिर प्राइवेट ग्रुप्स, उनका एक कोलैबोरेशन, उनकी साथ मिलकर काम करने का एक तकनीक जो इसमें उदाहरण मिलता है। वेयर म्यूजियम्स, पब्लिक आर्ट स्पेसेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट पैट्रॉन्स कम टुगेदर इन अ मैजेस्टिक डिस्प्ले ऑफ कल्चरल ब्रिलियंस। जहां पर कौन लोग सम्मिलित होते हैं? वेयर, जहां पर म्यूजियम्स, जो हमारे म्यूजियम या संग्रहालय होते हैं ना, पब्लिक आर्ट स्पेसेस, जो पब्लिक आर्ट स्पेस है, मतलब जहां पर आर्ट्स या क्राफ्ट्स रखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो जो स्पेस है, वो जो जगह हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो सरकारी संस्थाएं हैं, एंड प्राइवेट पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स में होता है संरक्षक, है ना। तो जो संरक्षक होते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के, प्राइवेटली जो काम करते हैं, कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं इन अ मैजेस्टिक डिस्प्ले। मैजेस्टिक माना होता है प्रभावशाली, है ना, या फिर मास्टर स्पिरिट। तो मैजेस्टिक डिस्प्ले जिसमें प्रदर्शित करते हैं अपने प्रभावशाली कल्चरल ब्रिलियंस का, तो जो उनका सांस्कृतिक ब्रिलियंस है ना, क्षमता है, प्रतिभा है, उसका एक बेहतरीन प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं। और उसमें कौन लोग सम्मिलित होते हैं? प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। Not only do these events elevate the status of the participating artists on a global stage, but also foster cultural exchange, attract tourism, and contribute to building a nation's cultural identity। तो कह रहे हैं कि नॉट ओनली डू दीज इवेंट्स एलिवेट द स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट, मतलब कि जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसमें भाग लेते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ये ना सिर्फ उनके जो स्टेटस है, जो उनका सम्मान है, उसको बढ़ाता है ना, उस पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट के सम्मान को ना सिर्फ बढ़ाता है,
ऑन अ ग्लोबल स्टेज, एक वैश्विक मंच पर, बट ऑल्सो इसके साथ ही साथ फॉस्टर मैंने क्या होता है, प्रोत्साहन देना, मतलब प्रोत्साहित करता है किसको, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की, दुनिया भर में जो अलग अलग कल्चर है उनका क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज हो, है ना, आपस में लोग एक दूसरे के कल्चर से सीखें, है ना, उन दोनों में समाहित हो। अट्रैक्ट टूरिज्म, और यहाँ पर क्या हो, टूरिज्म को अट्रैक्ट करें, मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिले। एंड कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ नेशंस कल्चरल आइडेंटिटी, और एक देश के कल्चरल आइडेंटिटी को, सांस्कृतिक पहचान को बनाने में भी मदद करता है। The late 20th century witnessed a global movement from traditional white cube exhibitions to more experimental ones at experimental venues. तो कह रहे हैं कि 20वीं सदी के आखिर में विटनेस्ड, ये देखा गया, अ ग्लोबल मूवमेंट, एक वैश्विक लेवल पर एक आंदोलन जैसा, किस बारे में, फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हाइट क्यूब एग्जीबिशंस, की जो अभी तक एग्जीबिशंस होते थे, जो प्रदर्शनी होते थे वो कैसे होते थे, व्हाइट क्यूब होते थे। व्हाइट क्यूब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक व्हाइट रूम में, है ना, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट का चमत्कार करके या फिर लाइट को प्रॉपर अरेंज करके क्या होता था, एग्जीबिशंस होते थे, आर्ट्स को दिखाते थे। उससे बाहर निकल करके लोग और एक्सपेरिमेंट करने लग गए, है ना, टू मोर एक्सपेरिमेंटल, तो अब लोग अलग अलग किस्म का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग धर्मी बन रहे हैं अपने कला को प्रदर्शित करने में। एट एक्सपेरिमेंटल वेन्यूज, जहां जहां पर उनको मौका मिलता है, जहां जहां पर एक्सपेरिमेंटल स्थान होते हैं, वहां पर वो प्रयोग करते हैं। In India, भारत में, the arts and culture industry started gaining momentum in the late 90s and early 2000s. तो कह रहे हैं कि भारत में जो है ये आर्ट इंडस्ट्री जो है, कल्चर इंडस्ट्री और आर्ट इंडस्ट्री, जो कला और संस्कृति का जो यहाँ पे विभाग है, उद्योग है, वो क्या हुआ, स्टार्टिंग गेनिंग मोमेंटम, वो बढ़ना स्टार्ट हुआ कब, 90 के दशक में, उसके, है ना, आखिरी में, और 2000 में। एज द प्राइवेट आर्ट सेक्टर बिगेन टू डेवलप, जैसे कि भारत में प्राइवेट आर्ट सेक्टर बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, भारत में भी आर्ट एंड क्राफ्ट्स बढ़ना स्टार्ट हुआ। इट वाज हाउएवर ओनली इन 2012 दैट द फर्स्ट बिनेल वाज हेल्ड इन द कंट्री, लेकिन भारत में पहली बार जो बिनेल का आयोजन किया गया वो कब किया गया, 2012 में किया गया। द कोची मुजिरिस बिनेल एलिवेटेड द पोजीशन ऑफ इंडियाज आर्ट while marking its place as one of the biggest contemporary festivals in India. तो कोची मुजिरिस बिनेल जो हुआ, जो पहली बार भारत में हुआ, एलिवेटेड द पोजीशन ऑफ इंडियाज आर्ट, उसने भारत का जो कला है उसका स्थान क्या किया, ऊंचा किया, एलिवेटेड माने ऊंचा किया, while marking its place as one of the biggest contemporary festivals in India, और while marking its place, और इसको मार्क किया, इसको चिन्हित किया, as one of the biggest contemporary festivals, एक समकालीन सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में, उत्सव के रूप में, एशिया भर में जो मनाया जाता है उसमें एक सबसे बड़े समकालीन उत्सव के रूप में इसको क्या किया, चिन्हित किया। इन 2021, 2021 में, द बिहार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर म्यूजियम बिनेल इन द वर्ल्ड एट द बिहार म्यूजियम पटना इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट। तो 2021 में द बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार ने ऑर्गेनाइज किया, मतलब आयोजन किया, द फर्स्ट एवर म्यूजियम बिनेल, तो जो पहली बार बिहार में म्यूजियम बिनेल हुआ है ना, संग्रहालय में जो ये द्विवार्षिक उत्सव हुआ, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में ये पहली बार हुआ कि किसी म्यूजियम में बिनेल रखा जाए, है ना, एट द बिहार म्यूजियम पटना, जो बिहार म्यूजियम पटना में रखा गया, इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट, चूंकि 2021 में कोरोना का काल रहा होगा तो एक हाइब्रिड फॉर्मेट में था, है ना, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया गया होगा इसको आयोजन करने में। Its second edition was inaugurated earlier this month, followed by a two-day symposium which discussed the emphasis on increasing awareness on the importance of museum culture in India and their transformative role in the globalized world. तो जो पहला 2021 में हुआ, उसका जो दूसरा, अब चूंकि 2023 है तो 2 साल हो गए, तो अब फिर से करना होगा। इट्स सेकेंड एडिशन, जो उसका सेकेंड एडिशन है ना, जो उसका दूसरा वाला भाग है, वॉज इनॉग्रेटेड अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में उसको आरंभ किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। इनॉग्रेटेड मैंने उद्घाटन किया गया अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, फॉलोड बाय अ 2-day सिंपोजियम, तो उसके बाद में क्या हुआ, 2 दिन का एक सिंपोजियम हुआ, मैंने विचार गोष्ठी, सेमिनार आयोजित किया गया, विच डिस्कस, जहां पर डिस्कशन हुआ, जहां पर विचार किया गया, किस बारे में, द एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम कल्चर इन इंडिया, जिसमें डिस्कस किया गया कि हम कैसे इस बात पर जोर दें, ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस, की अवेयरनेस, जो जानकारी है, जो जागरूकता है, उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज करने में, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम कल्चर इन इंडिया, कि भारत में जो म्यूजियम कल्चर है, जो संग्रहालय का संस्कृति है, उसको बढ़ाने में कैसे बढ़ाएं, इसको उस पर जोर दिया गया, उसके बारे में डिस्कस किया गया। एंड देयर ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और जो ये म्यूजियम कल्चर है इंडिया का, वो कैसे दुनिया भर में ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, मतलब परिवर्तनकारी
भूमिका निभा सकता है इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक वैश्विक दुनिया में, है ना। टुडे म्यूजियम्स आर नॉट जस्ट परसीव्ड एज रिलिक्स ऑफ द पास्ट। तो अब जो है आज के दौर में म्यूजियम्स जो संग्रहालय हैं आर नॉट जस्ट परसीव्ड, उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाता है, कैसे नहीं देखा जाता है, एज रिलिक्स ऑफ द पास्ट। रिलिक माने होता है निशानी। तो हमारे जो पास्ट है, जो हमारा भूत है, जो हमारा इतिहास है, उसके निशानी के रूप में सिर्फ म्यूजियम को नहीं देखा जाता है आज। पहले क्या था कि जो भी इतिहास की चीजें थी वो कहाँ मिलती थी आपको? संग्रहालय में मिलती थी। आपको कुछ देखना हो, समझना हो, सुनना हो, जानना हो, तो आप संग्रहालय घूमेंगे और आपको पता चलेगा अच्छा अच्छा वो राजा के पास में ये चीजें थी, वो ऐसा था, चीजें ऐसी होती थी, है ना। लेकिन अब के दौर में म्यूजियम को सिर्फ उसके लिए नहीं जाना जाता है। ऑफ द पास्ट दैट आर रेपोजिटरीज ऑफ आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में होता है सामान, है ना। तो आर्टिफैक्ट को रेपोजिटरी में होता है जहां पर आप डंप करते हो, मतलब गोदाम समझ लीजिए, या जहां पर चीजें रखी जाती हैं। तो कहा जा रहा है कि आज के दौर में म्यूजियम को रेपोजिटरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स नहीं समझा जाता है, जहां पर रिलिक्स ऑफ द पास्ट जमा है, मतलब जहां पर हमारे इतिहास की निशानियां हों। बट लेकिन आर इवॉल्विंग इनटू वाइब्रेंट हर्ब्स ऑफ एंगेजमेंट विथ अ विजन टू शेप द कल्चरल टैपेस्ट्रीज ऑफ टुमारो। लेकिन जो अब जो समझा जाता है किसको, संग्रहालय को, इवॉल्विंग, वो इवॉल्व हो रहा है, वो नए फॉर्म में आ रहा है इनटू वाइब्रेंट हब्स, जहां पर बहुत ही वाइब्रेंट हब बन रहा है। किस चीज का हब माने होता है एक ऐसा जगह जहां बहुत से लोग जमा हो सके, है ना। और वाइब्रेंट माने जहां पर चहलकदमी हो, जहां पर चीजों को सुना समझा जाए, जहां पर चीजें स्थिर ना हो, जहां पर वाइब्रेंस हो, राइट। ऑफ एंगेजमेंट विथ, जहां पर लोग आकर के एंगेज कर सके। म्यूजियम अब ऐसा जगह बन गया जहां पर सेम तरह के सोच वाले लोग आकर के जमा हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, विथ अ विजन, जिसमें एक विजन हो, लक्ष्य हो, टू शेप द कल्चरल टेपेस्ट्रीज ऑफ टुमारो, जहां पर हमारे आने वाले भविष्य के कल्चरल टेपेस्ट्री, जो हमारी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री माने होता है, इसका जो संदर्भ है वो होता है कि भारी कपड़ा जिस पर रंगीन धागों से चित्र या डिजाइन सिले होते हैं, है ना, एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं। तो अगर हमें अपने भविष्य का एम्ब्रॉयडरी को अच्छा करना है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, म्यूजियम्स में आते हैं और डिस्कशंस करते हैं, राइट। द बिनेल फीचर्ड 2 फोटोग्राफी एग्जीबिशंस। तो ये जो बिनेल हुआ बिहार के पटना म्यूजियम में, वहां पर क्या हुआ, फीचर्ड, वहां पर फीचर किया गया 2 फोटोग्राफी एग्जीबिशंस, मतलब 2 फोटोग्राफी का जो है सो प्रदर्शनी लगाया गया, जहां पर अलग अलग पेंटर्स के फोटोज वगैरह होंगे, जो इसे नीलामी वगैरह भी कर रहे होंगे, प्रदर्शित भी कर रहे होंगे। 4 इंडियन म्यूजियम्स एंड 9 इंटरनेशनल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। जहां पर ये दोनों फोटोग्राफी एग्जीबिशन में क्या हुआ, 4 भारत के म्यूजियम सम्मिलित हुए एंड 9 इंटरनेशनल इवेंट्स, और 9 अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स सम्मिलित हुए, रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, जो दुनिया भर के देशों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ऑन द मार्जिन्स, मतलब इसके हाशिए पर, मतलब इसके खत्म होने पर, ऑफ द इवेंट, इस इवेंट के खत्म होने पर या अंतिम चरण में, एन एग्जीबिशन टाइटल्ड टुगेदर वी आर्ट ऑल्सो टुक प्लेस। तो एक एग्जीबिशन हुआ, एक प्रदर्शनी हुई, किस चीज की, उसका टाइटल क्या था, टुगेदर वी आर्ट, मतलब हम साथ मिलकर के आर्ट करते हैं, इस नाम से एक एग्जीबिशन हुआ, ऑल्सो टुक प्लेस, वो भी रखा गया। Spotlighting artists from the G20 countries, it is a testimony to the importance of hosting biennales at museum spaces, enriching discourses on art and making it more accessible to a broader audience. तो कह रहे हैं कि स्पॉटलाइटिंग आर्टिस्ट फ्रॉम द G20 कंट्रीज। तो G20 की बैठक आपको पता है भारत में हो रहा है, राइट, भारत उसकी अगवानी कर रहा है। तो कह रहे हैं कि स्पॉटलाइटिंग मतलब उस पर प्रकाश डालना, उस पर नजर डालना, आर्टिस्ट जो कलाकार लोग हैं इन G20 देशों के, उनके ऊपर प्रकाश डाला गया। इट इज ए टेस्टिमनी, यह एक क्या है, टेस्टिमनी है, मतलब गवाही है, टू द इम्पोर्टेंस, महत्व का, ऑफ होस्टिंग बिनेल्स, कि आप होस्ट करते हैं, मतलब आप आयोजित करते हैं बिनेल्स, ये द्विवार्षिक समारोह जो है, एट म्यूजियम स्पेसेस, अपने संग्रहालय वाले स्पेस में, एनरिचिंग, जिससे क्या होता है, एनरिच करते हैं, मतलब लोगों को समृद्ध बनाते हैं, एनरिचिंग डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्स माने होता है बातचीत, है ना, जिससे आप बातचीत को समृद्ध करते हैं। कौन सी बातचीत को, ऑन आर्ट एंड मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, कि हम कला के बारे में, कलाकारों के बारे में और बात करें, है ना, उसको और एनरिच करें, उसको और मजबूत बनाएं, एंड मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, और इसको एक्सेसिबल बनाए, तो लोगों के पहुंच में इसको और पहुंचाएं, है ना, टू अ ब्रॉडर ऑडियंस, ताकि एक बड़ी जनता तक, एक बड़े उपभोक्ता वर्ग तक, एक बड़े सोचने वाले, विचारने वाले, जो सुनने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचने में मदद करें। कैसे मदद करेंगे, जब आप म्यूजियम में ऐसी चीजों का आयोजन करेंगे तो जो लोग इसमें जुड़ने वाले हैं, जो इसको समझते हैं, वो इसको ज्वाइन करेंगे, और इससे हमारा क्या होगा, डिस्कोर्स और एनरिच होगा,
Another development is the role of technology in museum spaces, but the larger question remains how to integrate the present into a space that has always housed antiquities, है ना। तो कह रहे हैं कि एक दूसरा जो डेवलपमेंट है, जो एक दूसरे किस्म का विकास हम कर सकते हैं, इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल करें, है ना। टेक्नोलॉजी अब हर एक सेक्शन में उतना ही यूज हो रहा है ना। कोविड के बाद से स्पेशली हर क्षेत्र में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो राइटर कह रहे हैं कि म्यूजियम के क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, ये एक प्रश्न है ना। बट द लार्जर क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन जो इससे भी बड़ा प्रश्न है वह यह है कि हाउ टू इंटीग्रेट, कि हम कैसे एकीकृत करें द प्रेजेंट इनटू अ स्पेस, जो अभी वर्तमान है हमारा म्यूजियम सेक्शन का, उसको एक ऐसे क्षेत्र के रूप में, एक ऐसे स्पेस के रूप में दैट हैज ऑलवेज हाउस एंटिकिटीज, जहां पर जो हमारे म्यूजियम अभी तक वो क्या होता था, सिर्फ एंटिक पीसेस को, है ना, प्राचीन चीजों को रखता था, है ना। एंटिक चीजें जिसको बोलते हैं ना, जो अब नहीं मिलता है, उन चीजों को रखता था। तो उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, उसमें एकीकृत करना, ये बड़ा प्रश्न है। The Bihar project provides an exceptional answer by reimagining the future of museums as interactive spaces by fusing technologies and contemporary art. तो बिहार में जो ये प्रोजेक्ट किया गया, बिहार के पटना में जो बिहार म्यूजियम है, वहां पर जो ये रखा गया हमारा, है ना, कार्यक्रम, उससे ये समझ में आता है, द बिहार प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स, वो बताता है एन एक्सेप्शनल आंसर, एक बहुत ही गजब किस्म का उत्तर देता है, बाय री इमेजिनिंग द फ्यूचर, कि हम जो फ्यूचर है उसको री इमेजिन कर रहे हैं, उसको पुनर्निर्मित कर रहे हैं, ऑफ म्यूजियम्स, जो म्यूजियम का फ्यूचर है उसको पुनर्निर्मित कर रहे हैं। कैसे? एज इंटरेक्टिव स्पेसेस, जहां पर हम इंटरेक्शन ऐड कर रहे हैं। म्यूजियम अब क्या है, सिर्फ आर्टिफैक्ट्स को रिपोजिटरी का प्लेस नहीं है, वहां पर सिर्फ एंटिक पीसेस नहीं होंगे, बल्कि वहां पर अब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड कल्चर को वहां पर संवारा जाएगा, राइट। वहां पर लोग जमा हो सकेंगे, वहां पर इवेंट्स कर सकेंगे, और वहां पर इस तरह के आयोजन से क्या होगा, लोगों के बीच समृद्धता आएगी कला के बारे में जानकारी और बोलने के लिए। Art festivals, biennales, fairs, and art weeks collectively provide a platform to curators, artists, collectors, and aficionados to interact, collaborate, and contribute to the discourses while fostering the growth of the local art scene. तो कह रहे हैं कि आर्ट फेस्टिवल्स, जो कला के ये मेले होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, बिनेल्स, जो ये द्विवार्षिक समारोह होता है, फेयर्स, मेला, एंड आर्ट वीक, जो ये कला के सप्ताह होते हैं, कलेक्टिवली प्रोवाइड, वो सब मिल करके आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, टू क्यूरेटर्स, क्यूरेटर माने क्या होता है, जो संग्रह के अध्यक्ष होते हैं, मतलब म्यूजियम कीपर जो होते हैं, आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं, कलेक्टर्स जो लोगों को चीजों को जमा करने का शौक है, एंड एफिशिएनोडोज, है ना, मतलब जो लोग शौकीन होते हैं, टू इंटरैक्ट, ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें, कोलैबोरेट, वो एक साथ मिलकर के काम कर सकें, एंड कंट्रीब्यूट, और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, मतलब अपना योगदान दे सके, टू द डिस्कोर्सेस, अपने डिस्कोर्स में क्या होता है, भाषण या फिर बातचीत, राइट। तो इन बातचीत में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, वाइल फॉस्टरिंग, जहां पर हम फॉस्टर करेंगे, जहां पर मजबूत करेंगे, द ग्रोथ ऑफ लोकल आर्ट सीन, तो लोकल आर्ट जो है उसको भी हम फॉस्टर करेंगे, उसको भी मजबूती प्रदान करेंगे, और इससे क्या होगा, एक अलग अलग किस्म का कोलैबोरेशन होगा, जिसमें हमारे लिए हाइब्रिड किस्म का, एक नए नए किस्म का आर्ट फॉर्म इवॉल्व होगा, डेवलप होगा। The Bihar Biennale is a new addition to the growing global list that is not only a cultural extravaganza but also divulges the transformative power of museums which are now evolving into dynamic spaces. तो जो बिहार में बिनाल हुआ, ये जो द्विवार्षिक समारोह आयोजित किया गया, इज ए न्यू एडिशन, वो एक नया जोड़ है, टू द ग्रोइंग ग्लोबल लिस्ट। तो ये जो ग्रोइंग ग्लोबल लिस्ट है, जो वैश्विक सूची है, जो बढ़ती जा रही है इस तरह के आयोजनों का, दैट इज नॉट ओनली अ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, वो सिर्फ क्या है, कलात्मक नाटक नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब कलात्मक नाटक, तो कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा माने सांस्कृतिक कलात्मक नाटक नहीं है, बट ऑल्सो डाइवल्जेज, बल्कि यह प्रकट करता है, डाइवल्ज माने प्रकट करना, प्रकट करता है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, जो परिवर्तनकारी ताकत है, ऑफ म्यूजियम्स, है ना, संग्रहालयों का, विच आर नाउ इवॉल्विंग इनटू डायनेमिक स्पेसेस, जो अब क्या बन रहे हैं, डायनेमिक स्पेस बन रहे हैं, जहां पर लोग आकर के कोलैबोरेट करेंगे, है ना। सिर्फ वो म्यूजियम एंटिक पीसेस को स्टोर करने का जगह नहीं बन रहा है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर जो हमारे लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो आकर के अलग अलग डोमेन से, अलग अलग जगह से आकर के कोलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ नया आर्ट फॉर्म इवॉल्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उस सब चीजों को जो जगह मिल रहा है वो क्या है, एक्स्ट्रावेगेंजा है, मतलब कलात्मक नाटक को एक नए फॉर्म पर लेकर के जा रहा है। तो ये आर्टिकल था, हालांकि ये पॉलिटिकल नहीं है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट या
हमारे जानकारी के लिए हमें समझना चाहिए पॉलिटिक्स की इतर भी दुनिया में क्या होता है, राइट। और आर्ट एंड आर्टिस्ट जो कि इस समाज के अभिन्न हिस्से हैं, क्योंकि हम सब लोग सिनेमा देखते हैं, हम सब लोग आर्ट को पसंद करते हैं, राइट। सो ये आर्टिकल था हमारे लिए, थोड़ा नया सा था मेरे लिए भी, क्योंकि बिना मुझे नहीं पता था कि क्या ही होता है और क्या करते हैं, स्पेशली बिहार में ऐसा कुछ होता है ये मुझे आइडिया नहीं था। तो हमने भी सीखा है और आपके साथ ये मैंने साझा किया अपनी लर्निंग्स। तो हम लोग क्विकली वर्ड्स के रिवीजन कर लेते हैं और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड हमने देखा बिनाल, मतलब एक बड़ी कला प्रदर्शनी या संगीत समारोह, विशेष रूप से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला समारोह। प्रोलिफरेट माने पैदा करना, मतलब जनरेट। म्यूजियम संग्रहालय। पैट्रॉन्स संरक्षक। मैजेस्टिक प्रभावशाली। ब्रिलियंस प्रतिभा। फॉस्टर प्रोत्साहन देना। सिंपोजियम माने विचार गोष्ठी। ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तनकारी। रिलिक्स माने निशानी। आर्टिफैक्ट्स कलाकृतियां। टेपेस्ट्रीज माने पर्दों आदि का भारी कपड़ा जिस पर रंगीन धागों से चित्र या डिजाइन सिले होते हैं। टेस्टिमनी गवाही। क्यूरेटर संग्रह अध्यक्ष। एफिसिनेडोज माने शौकीन। डिस्कोर्स बातचीत। एक्स्ट्रावेगेंजा माने कलात्मक नाटक। और डाइवल्जेज माने प्रकट करता है। तो ये सारे वर्ड्स थे, मैं इन सबको डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, ये पिन कमेंट में डालूंगा, इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको चेकआउट करिए अपने टाइम पर, इसको याद करने का प्रयत्न करिए और सेंटेंसेस में यूज करने का भी ट्राई कीजिए, राइट। अगेन एट द वेरी लास्ट, अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है, अगर मेरा कंटेंट डिस्कशन उसका तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें, राइट। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। At the very last, keep learning, stay motivated, and I will see you in the next video. Jai Hind, bye bye, happy learning, thank you.